प्रणाम सर। सर लाइव हो चुके हैं। आप वो कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए जी सर, शेयर कर लीजिए सर। आज प्रार्थना नहीं करेंगे क्या? शेयर कर लीजिए सर। नमस्कार, आप सभी को आयुष दर्पण के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लिनिकल आयुर्वेद सीरीज के लेक्चर्स जो है लगातार चल रहे हैं और जिसे काफ़ी आप लोग पसंद कर रहे हैं और काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा कि सर ने अभी लगातार पंचकर्म के विभिन्न कर्मों पर लेक्चर दिया, फिर उसके बाद गाइडलाइंस टू एस्टेब्लिश पंचकर्मा सेंटर पर उनका लेक्चर हुआ। इसके बाद कल आपने लेक्चर सुना जिसमें पंचकर्म सेंटर को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। आज जो है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंचकर्म चिकित्सा की उपादेयता विषय पर आज लेक्चर है। आप इससे संबंधित प्रश्न जूम पर पूछ सकते हैं और आप फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं। आपके चुनिंदा प्रश्नों को हम यहाँ शामिल करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, अभिनंदन है सर आपका जी। नमस्कार नवीन जी, बिल्कुल समय से अपना कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। उपस्थित सभी चिकित्सक, प्रियंका जी, गरिमा जी दिख रही हैं। समय पर उपस्थित होने के लिए आप सबको धन्यवाद। पंचकर्म से संबंधित जितनी बातें उपयोगी हैं उनके बारे में निरंतर चर्चा हो रही है। ज्यादातर चिकित्सक पंचकर्म को चिकित्सा के दृष्टिकोण से सोचते हैं, लेकिन पंचकर्म का एक व्यापक उपयोगिता भी है। आज उन उपयोगिताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये सिर्फ चिकित्सा के लिए उपयोगी नहीं है, स्वस्थता से स्वास्थ्य संरक्षण के दृष्टिकोण से, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के रूप में, सौंदर्य वर्धन के रूप में, रसायन बाजीकरण गुण प्राप्त करने के रूप में, दिनचर्या ऋतुचर्या के रूप में पंचकर्म का प्रयोग हम कर सकते हैं। और मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो चिकित्सा के लिए पंचकर्म नहीं करते, स्वस्थता से स्वास्थ्य रक्षण के दृष्टिकोण से पंचकर्म करते हैं। जैसे जो विदेशी पर्यटक आते हैं तो हमेशा वो चाहते हैं कि स्वस्थता से स्वास्थ्य रक्षण के दृष्टिकोण से पंचकर्म हम करें, और इसका प्रयोग साउथ इंडिया में, केरला में बहुत ही होता है। वो पैकेज लेके आते हैं और पूरी पंचकर्म की चिकित्सा लेके जाते हैं स्वस्थ रहने के लिए। दूषित पर्यावरण, अनियमित आहार विहार तथा अन्य मानसिक दबाव के कारण व्यक्ति विभिन्न स्वास्थ्य विसंगतियों एवं बाधाओं से आक्रांत है। स्वास्थ्य रक्षण हेतु आचार्यों ने दिनचर्या ऋतुचर्या एवं रात्रिचर्या का वर्णन बहुत ही व्यवहारिक ढंग से किया है। दिनचर्या ऋतुचर्या में पंचकर्म का उपयोग करने से संभावित रोग नहीं होते। ऐसे बहुत से चिकित्सकीय क्षेत्र हैं जहां पर पंचकर्म की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। निम्नानुसार क्षेत्रों में पंचकर्म चिकित्सा स्थापित कर इसका विस्तार किया जा सकता है। पहला है स्वच्छता से स्वास्थ्य रक्षण के दृष्टिकोण से पंचकर्म, जो आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो स्वच्छता से स्वास्थ्य रक्षण, और फिर दूसरा उद्देश्य है रोगों की चिकित्सा करना। दूसरा, दिनचर्या में पंचकर्म, क्या क्या विधा हम अपनाएं ताकि हम स्वस्थ रहें। सौंदर्य वर्धन हेतु पंचकर्म, जो कि आज ब्यूटिशियन लोग इसका प्रयोग करते हैं। स्वास्थ्य वर्धक, इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए रसायन बाजीकरण हेतु पंचकर्म। जैसा मैंने पहले बताया कि पर्यटन में भी पंचकर्म का बहुत महत्व है। पंचकर्म एवं पर्यटन, इसके पैकेजेस मैंने पहले भी बताए थे, आज भी बताऊंगा। और आकस्मिक चिकित्सा हेतु पंचकर्म, इमरजेंसी में पंचकर्म चिकित्सा हम कैसे संपादित कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रोगानुसार पंचकर्म, ये तो हम करते ही हैं, लेकिन बाकी जो 6 विषय हैं
उन पर भी हमको गंभीरता से चिंतन करना चाहिए ताकि पंचकर्म का विस्तार हो। अब आइए, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के दृष्टिकोण से ऐसे कौन कौन से पंचकर्म के उपाय हैं जो हम करें तो स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले है नित्य अभ्यंग। अभ्यंग नित्यम आचरित। अभ्यंग के बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन आचार्यों ने किया है। मैंने पिछले व्याख्यान में अभ्यंग के बारे में बताया था। अभ्यंग से पूरा शरीर पोषित होता है और हम अभ्यंग तिल तेल से, सरसों तेल से, खोपरा तेल से या मेडिकेटेड ऑयल से भी नित्य अभ्यंग कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा होगा तिल तेल या सरसों तेल। जैसे मैंने बताया था कि शिरोअभ्यंग और पादाभ्यंग, ये दोनों स्थान में अच्छा विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। शिरोअभ्यंग हेड मसाज के नाम से जाना जाता है। इससे शिरोतर्पण होता है। शिरोधारा महामास तैल से या सिर्फ अभ्यंग ही करें अच्छी तरह तो भी शिरा तर्पण हो जाता है। पादाभ्यंग तिल तेल सरसों से, जैसा कि पहले चर्चा हो चुकी है वाग्भट में, ऐसी 4 नर्व्स का उल्लेख किया है जो पैरों में पाद में स्थित है, जिनका संबंध शिरा प्रदेश से है। तो यदि नित्य प्रतिदिन पादाभ्यंग करते हैं उससे हमारे कर्ण, नेत्र, शिरा प्रदेश का पोषण होता है। उद्वर्तन, उद्वर्तन भी बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण के दृष्टिकोण से आमल की, अश्वगंधा और शतावरी चूर्ण बराबर मात्रा में लेकर के उसमें थोड़ा घृत मिला लें और इससे उद्वर्तन करें। उद्वर्तन अर्थात पित्तोम गत से अभ्यंग करना। इससे स्किन के जो रंध्र हैं वो खुलते हैं। तमाम प्रकार के जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक जो वेस्ट है वो बाहर निकलते हैं। अभ्यंग के पश्चात वाष्पसेद ये भी करना चाहिए। वाष्पसेद करने से त्वचा के रंध्र खुलते हैं और इससे भी तमाम प्रकार के जो वेस्ट है वो बाहर निकलते हैं। वाष्पसेद नीम पत्र से या अश्वगंधा पत्र के द्वारा करना चाहिए। सर्वांग दुग्ध धारा। दुग्ध धारा करने से शरीर का पोषण होता है, शरीर में चमक आती है और दृढ़ होता है शरीर। सर्वांग तैल धारा, जिसको हम पृच्छिल धारा कहते हैं, इससे भी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर भी दृढ़ होता है। स्किन में लश्यर, जो उसमें चमक होती है, उसका विकास होता है। षष्टिक शाली श्वेत, ये 60 दिन में उपजे चावल के द्वारा, जिसको हम साली चावल कहते हैं, इसको मेडिकेटेड डिकॉक्शन और दूध में पका करके पोटली बना करके सेक किया जाता है पूरे शरीर में। इससे धातु का पोषण होता है, भ्रमण क्रिया है। और जो मांसगत व्याधियां हैं उसमें षष्टिक शाली श्वेत बहुत ही उपयोगी है। अगर हम इसको नित्य प्रतिदिन करेंगे तो मायोपैथी जैसी बीमारी हमको नहीं होगी। और प्रत्येक सप्ताह आप गर्म पानी और थोड़ा नमक और सरसों चूर्ण मिला करके प्रत्येक सप्ताह रोगी में वमन करा दें। प्रातःकाल खाली पेट में करीब 3 लीटर 4 लीटर के आसपास पानी ले लें गर्म, उसमें करीब 10 ग्राम नमक, 10 ग्राम सरसों चूर्ण मिला करके आकंठ पान करें और इससे उल्टी हो जाएगी। नहीं तो थोड़ा सा अंगुली का स्पर्श करें गले में, इससे वमन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपका आमाशय है वो शुद्ध हो जाएगा और आगे की प्रक्रिया जो पाचन से संबंधित है वो विधिवत चलेगी। संसर्जन के रूप में लघु आहार 3 दिन तक देना है। ये बड़ी सिंपल प्रक्रिया है, इसको करना चाहिए। औषध सिद्ध साधित जल का सेवन। पानी का हमेशा अजवाइन से, लौंग से या सौंफ से सिद्ध करके पानी पिया जाना चाहिए। आप साउथ के किसी भी पंचकर्म सेंटर में जाएंगे तो वहां पर सिद्ध साधित जल ही पीने को मिलता है। रात्रि में
हिरण्य भ्रष्ट हरित की भोजन के 2 घंटे बाद आधा चम्मच ले लें, जिससे दीपन पाचन होकर के अनुलोमन होगा और हल्का मोशन भी एक बार प्रातः काल अच्छी तरह हो जाएगा। ये अनुपलब्ध है नहीं हो तो अमलता से दूधा 20 ग्राम 2 गिलास पानी लेकर पकाएं, आधा गिलास शेष रहने तक पकाएं इसको, फिर छान लें और रात को सोते टाइम भोजन के 2 घंटे बाद इसका सेवन कर लें, दोनों में से एक। फिर 3 दिन लघु आहार का सेवन कराएं और प्रति दूसरे दिन सुकोष जड़ नमक डाल करके वस्ती दें, नीमा दें। इससे जो पक्वाशय मल है वो बाहर निकल जाएगा, अनुपान जो हमारी अपान वायु की गति है वो अच्छी होने लगेगी। विबंध हो थोड़ा बहुत तो ऐसी अवस्था में 10 मूल क्वाथ 300 ml, सेंधो 10 ग्राम, रनतई 40 ml, 20 ग्राम शहद विधिवत वस्ती मिला करके निरूह वस्ती देवे और उसके पश्चात उसी दिन सायं मूर्छित तिलतैल की अनुवासन वस्ती 30 ml की भोजन के बाद दे दें। इससे पेट में संभावित होने वाली व्याधियां बिल्कुल नहीं होगी। और प्रतिदिन सुबह और शाम को अणुतैल 4-4 बूंद की मात्रा में प्रातः एवं सायं डालें और एक सप्ताह के अंत में कटपल चूर्ण से समापन कर लें। इससे जो है छींक आएगी और शिरा में स्थित दोष का निष्कासन हो जाएगा और शिरा से संबंधित होने वाले रोग भी उत्पन्न नहीं होंगे। दिनचर्या में पंचकर्म तो हम स्नान करते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, उसके पहले सिर का तर्पण करें, अच्छी तरह अभ्यंग शिरा प्रदेश में करें। संभव हो तो कुछ देर के लिए पिचु धारण भी करें ब्रह्मरांड में। इससे शिरा का तर्पण होगा तो यहाँ पर स्थित जो पंचेंद्रिय हैं उनका काम भी सुचारू रूप से चलेगा। कर्ण एवं नासापूरण औषधियों से तैल के द्वारा कान में 4-4 बूंद या नासा में 4-4 बूंद का पोषण करें, पूरण करें और ये नित्य प्रतिदिन प्रक्रिया करना चाहिए। इसकी वजह से कान के रोग और नासा के रोग उत्पन्न नहीं होते। नस्य कर्म प्रतिमर्श नस्य 2-2 बूंद प्रत्येक नासा में अणुतैल के द्वारा डालना चाहिए। अणुतैल की जगह ब्राह्मी तेल, सरसों तेल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसे नासागत संभावित व्याधियों से रोकथाम हो सकती है। कबल धारण दांत और मसूड़ों को अच्छी तरह पोषित करने के लिए पंचमल कल्पवात या निम्न चाल क्वाथ से गंडूस धारण कराएं, फिर कबल करें और उसके पश्चात स्नेह गंडूस करें, मूर्छित तिलतई से या नारायण तल से। इससे मुख से संबंधित, जीवा से संबंधित रोग, गले से संबंधित रोग नहीं होंगे। और जैसा मैंने पहले बताया, नित्य सर्वांग अभ्यंग जरूर करना चाहिए सुबह शाम और संभव हो तो उसके पश्चात थोड़े से नाड़ी श्वेत के द्वारा वाष्प से भी कर लें। पादाभ्यंग ऐसा पहले चर्चा कर चुके हैं। पादाभ्यंग और शिरोअभ्यंग ये भी दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। उद्वर्तन आमल की चूर्ण से, शिरोधारा यदि संभव हो तो शिरोधारा या दूध धारा या सर्वांग धारा मूर्छित तिलतई से करें। इससे निश्चित रूप से पूरा शरीर आपको मजबूत होगा, शिरा प्रदेश में पोषण होगा, पंचेंद्रियां आपकी स्वस्थ रहेगी। प्रति सप्ताह सुकोष जड़ और सैंधव से वमन करा लें। हर सप्ताह वमन कर लें। करीब 3 लीटर पानी, गर्म पानी, उसमें सैंधव थोड़ा सा चाहे तो सौंफ को आप सरसों भी मिला लें और इससे वमन करा लें। आकंठ पान करें, थोड़ा अंगुली लगाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, तो आमाशय में उपस्थित दोष बाहर निकल जाएगी। उसके पश्चात 3 दिन लघु आहार का सेवन करें और हमेशा उष्ण जल का सेवन ही करना चाहिए। वैसे भी सामान्यतः अगर उष्ण जल का सेवन करते हैं तो जीवन पाचन आपका सही रहेगा और कई अन्य व्याधियां जो कफज व्याधियां होने की संभावना होती है वो नहीं होगी।
अवगाह श्वेत 10 मूल क्वाथ से, आजकल टब बाथ सबके पास है, उसमें 10 मूल का काढ़ा भर दीजिए, अभ्यंग करने के बाद उसमें बैठिए तो आप देखेंगे कि आपकी जो मांसपेशियां वो मजबूत होंगी, जोड़ों में लचीलापन आएगा। तो ये अवगाह श्वेत भी आपको प्रतिदिन करना है। और जैसा पहले भी बताया, रात्रि में सोते टाइम छोटी हरड़ चूर्ण या एरंड भ्रष्ट हरित की आधा चम्मच भोजन के 2 घंटे बाद रात्रि में सेवन कर ले, जिससे प्रातः अच्छा मल प्रवृत्ति होगा और गैस जैसी बीमारियां आपको बिल्कुल नहीं हो सकती। प्रत्येक सप्ताह एरंड तैल से प्रेषण कर लेना चाहिए। प्रातःकाल खाली पेट में 50 ml दूध के साथ या पानी के साथ इसका सेवन कर ले खाली पेट में। इससे 3-4 बार मोशन होगा। इसके बाद संसर्जन कर ले 3 दिन का लघु आहार, इससे आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। प्रत्येक सप्ताह निरूबष्टि, एक बार निरूबष्टि का प्रयोग जरूर करें। 10 मूल काढ़ा 300 ml, शहद 20 ml, सैंधव 10 ग्राम, एरंड तैल 40 मिलीलीटर, इसकी निरूबष्टि दें विधिवत बना करके, और उसी दिन सायंकाल मात्रावस्थी मूर्छित तेल या नारायण तेल 30 ml भोजन के बाद आप पीएं। और नित्य सुकोर से जल का सेवन, जैसा मैंने बताया, नहाने में, खाने में, सब में, पीने में उष्ण जल का ही प्रयोग करना चाहिए। सौंदर्य वर्धक हेतु पंचकर्म, हल्के हाथ से सूर्योभ्यंग करें, बालों को धीरे धीरे स्नेहित करें, जिससे आपके बाल मजबूत, काले और स्नेहल होंगे, मुलायम होंगे। चमेली का तेल, भृंगराज तेल और अमलकी से सिद्धित तिली तेल का प्रयोग अभ्यंगार्थ शिरा प्रदेश में आप करें, और आंवले के कल्क को शिरा प्रदेश में धारण करें। जैसे मस्तिष्क हम कहते हैं, तक्र में पका करके आंवले को गुठली निकाल लें, कल्क तैयार करके शिरा प्रदेश में लेपन करें। इससे आपके बाल बड़े मजबूत होंगे, खालित्य पालित्य जो संभावित है वो नहीं होगा। अमल की चूर्ण से घर्षण युक्त उत्वर्तन करें, पश्चात तिली तेल का उपयोग करना चाहिए। नित्य प्रातः एवं रात्रि में सीकाकाई तेल से अभ्यंग करें। सीकाकाई तेल से अभ्यंग करने से त्वचा बहुत ही मुलायम और चमकदार हो जाती है। नारियल पानी से बालों का तर्पण करें। नारियल पानी बालों में लगाएं, प्रतिदिन संभव हो तो प्रतिदिन लगाएं, नहीं तो हफ्ते में 2 दिन तो जरूर लगाएं। इससे बाल आपके बहुत मजबूत होंगे। विधि पूर्वक नासा, कपोल, गले और पूरा चेहरा विधि पूर्वक तिली तेल से या चंदन बलालाक्षादि या चमेली तेल से हल्के हाथों से अभ्यंग करें। इससे चेहरे में अनेक प्रकार की होने वाली व्याधियां नहीं होगी। चारोली जिसको चिरौंजी बोलते हैं, चिरौंजी, ग्लिसरीन और गुलाब जल बराबर मात्रा में लेकर के बारीक पेस्ट तैयार कर लें और इसको मुख प्रदेश में अच्छी तरह प्रातःकाल मालिश करें। इससे मुख प्रदेश में चमक आएगी और मुहासे आदि, एक्ने आदि जो बीमारियां होती हैं वो बिल्कुल आपको नहीं होगी। चेहरे में हमेशा हल्दी और चंदन का उपटा लगाना चाहिए। हल्दी और चंदन, हल्दी 100 ग्राम, चंदन 25 ग्राम और थोड़ा शुद्ध घृत इसमें मिला करके और इसका उपटन लगाएं। चेहरे में, हाथ पैर में आप उपटन लगा सकते हैं। उपटन से त्वचा का जो वर्ण है वो चमक उसमें पैदा होती है। नेत्र तर्पण के लिए चंदन बलालाक्षादि तेल से तर्पण करें या त्रिफला घृत से नेत्र तर्पण करें। इससे दृष्टि दोष से संबंधित व्याधियां नहीं होती। ऑप्टिक डिजेनरेशन जो एजिंग फैक्टर से होती वो भी नहीं होगी यदि आप रोजाना इससे प्रयोग करते हैं, और नेत्र आपके अच्छे होंगे। आमल की क्वाथ से कवल गंडूर धारण, आमल की काढ़ से कवल और गंडूर धारण कराइए। इससे मुख प्रदेश हमेशा साफ सुथरा रहेगा। यदि कोई दुर्गंध भी आती है वह भी इससे दूर हो जाएगा। अनार, अंगूर रस और शहद मिलाकर चेहरे में लेप करें रोजाना। अनार, अंगूर का रस और शहद बराबर मात्रा में इनको मिलाएं
चेहरे में इसका अभ्यंग करें, लेप करें। इससे भी अब दूसरे दिन प्रातः गर्म पानी से उसका प्रक्षालन कर लें। हस्तपाद में अभ्यंग, हाथ और पैरों में एक तरीके से शरीर के एंटीना है, इसलिए इनमें अच्छी तरह अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग करने के बाद फिर सुकोष्ण जल से अवगाह या वाष्प श्वेत नाड़ी श्वेत के द्वारा कर लें। सर्वांग अभ्यंग, तिली तैल से अभ्यंग पश्चात सर्वांग वाष्प श्वेत, निम्न पत्र से वाष्प श्वेत करना चाहिए। सर्वांग तैल धारा, जिसको परीक्षल धारा भी कहते हैं, वो भी आप करें। अवगाह श्वेत उसके बाद दशमूलपाद से, और दुग्ध धारा, जैसा पहले भी मैंने बताया, दुग्ध धारा भी बड़ी लाभप्रद है। तो एक दिन दुग्ध धारा, एक दिन सर्वांग तैल धारा, ऐसा आप निरंतर प्रयोग करें तो निश्चित है आपके अनेक रोग अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, भविष्य में आने वाले रोग भी नहीं होंगे। होठों में और पूरे चेहरे में सोते समय चारोली यानी चिरौंजी, ग्लिसरीन और मलाई का लेप लगाएं। इससे होठ आपके खुरदरे नहीं होते, चेहरा भी चमकीला होता है। जैतून तेल से सर्वांग अभ्यंग और चंदन, तगर, हल्दी और बेसन, चंदन, तगर, हल्दी और बेसन, इसको मिला करके उपटन करें अपने हाथ पैरों में और चेहरे में। इससे त्वचा में चमक पैदा होती है। बाद में गर्म पानी से आप प्रक्षालन कर लें। अनन्नास के गूदे से चेहरे में पैक लगाना, इससे आपका त्वचा का रंग जो है अच्छा निखरता है। 1 घंटा लगा रहने दें, उसके बाद गर्म पानी से साफ कर लें। प्रत्येक सप्ताह एरन तेल 40 मिलीलीटर गर्म पानी या गर्म दूध के साथ प्रातः काल खाली पेट में लें। इससे दिन में 3 बार मोशन हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। बाद में 3 दिन हल्का खाना खाएं। त्वचा को स्निग्धता प्रदान करने के लिए केले और शहद का लेप तैयार करें। ये भी बड़ा अच्छा लेप है। केला और शहद अच्छी तरह पेस्ट बना करके और लेप आप लगाएं हाथ, पैर और त्वचा में। इससे भी त्वचा बड़ी मुलायम होती है, चमकदार होती है। अनार, चिरौंजी, ग्लिसरीन, अनार, चिरौंजी और ग्लिसरीन का पेस्ट तैयार करके चेहरे में लेप लगाएं। ये विभिन्न प्रकार के लेप है। 7 दिन एक लेप लगाएं, दूसरे बार 7 दिन दूसरा लेप लगाएं। उदर में सफेद काली धारियों को मिटाने के लिए कनेर की पत्तियां और तिली तेल मिला करके लेप तैयार करें और निशानों में लगाएं। अक्सर गर्भधारण के पश्चात ये इस प्रकार की काली काली धारियां हो जाती हैं, तो इसमें कनेर की पत्तियां और तिली तेल पीस करके उन लेपों में लगाएं, तो निश्चित रूप से वो जो धारियां हैं वो ठीक हो जाती है। आस्थापन अवस्थित प्रति 30 लगाएं। इसमें दसूल काढ़ा 300 ml, एरन तेल 40 ml, सेंधव 5 ग्राम और ये प्रातः लगाएं। तो ये निरूप अवस्था में से खाली पेट में दे सकते हैं। और उसी दिन सायंकाल मूर्छित तिल तेल या नारायण तेल 30 ml की मात्रा में मात्रावस्थी लगाएं। स्वास्थ्य वर्धक रसायन बाजीकरण हेतु पंचकर्म, रसायन बाजीकरण प्राप्त करना है, उनके गुणों को प्राप्त करना है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो। तो पहले निश्चित कहा गया है, तस्याम संशोधन सुधा सुखी जात बोला अपना रसायनम प्रोंजित तत्प्रक्षांग सुंदर। निरामावस्था प्राप्त कर मूर्छित तिल तेल से सम्यक स्निग्ध लक्षण प्राप्त होने तक आभ्यंतर स्नेहपान करें। पश्चात 3 अन्नकाल सर्वांग अभ्यंग उपरांत सर्वांग वाष्पित करें और विधि पूर्वक क्लासिकल वमन कराएं। संशोधन के अनुसार से संसर्जन क्रम, विरेचन के लिए पुनः अभ्यंतर स्नेहपान, सम्यक स्नेह लक्षण मिलने के बाद 3 दिन बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन, पश्चात वमन विरेचन, यानी वमन के 15वें दिन विरेचन कराना चाहिए। उसके बाद संसर्जन क्रम और विरेचन के 9वें दिन से बस्ती प्रारंभ करना चाहिए। कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती 3 कोर्स है। 16 बस्तियों का काल बस्ती क्रम शुरू कीजिए और नित्य प्रतिदिन अणु तेल से नस्य करें।
2 दिन स्नेहनस और तीसरे दिन शोधन नस्य करें। ऐसा 21 दिन तक आप कर सकते हैं। शोधन नस्य के रूप में अवपीड़न या धूमापन का प्रयोग आप कर सकते हैं। अश्वगंधा, शतावरी, मुलैठी, इन तीनों को बराबर मात्रा में चूर्ण बना लीजिए और 1-1 चम्मच सुबह शाम को दूध के साथ इसका सेवन करें। ये रसायन है, बाजीकरण के गुण भी है इसमें, और इसके अलावा आमल की रसायन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये श्रेष्ठ रसायन है। हमेशा शोधन करने के पश्चात यदि रसायन बाजीकरणों का प्रयोग करेंगे तो उसका लाभ अत्यधिक होता है। नित्य सर्वांग अभ्यंग, पश्चात सर्वांग वासवेद और च्यवनप्राश, ये भी रसायन है। 10-10 ग्राम दिन में 2 बार दूध के साथ इसका सेवन करें। इसके अलावा सर्वांग तैल से आप सर्वांग अभ्यंग करें। तैल से सर्वांग दुग्ध धारा, शिरोधारा और मस्तिष्क क्रमशः 21-21 दिन तक करें। षष्टिक 40 श्वेत या तिल मास पर निश्वेत सर्वांग अभ्यंगोपरांत इसको करें और पश्चात में अवगाह श्वेत करें। महामास तैल, नारायण तैल 30 मिलीलीटर की मात्रा में मात्रा वस्तु में 21 दिन तक लगातार। आमल की, अश्वगंधा और शतावरी चूर्ण, इनसे उत्पटन करें। हल्दी, तगर, चंदन से नित्य उत्पटन करें। हल्दी, तगर, चंदन, इसमें चारुली और धारित तो अच्छा, इसमें शुद्ध घी मिला करके और उत्पटन करें। इससे भी शरीर मजबूत होता है, कफ का विलयन भी होता है। पंचकर्म एवं पर्यटन, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, विदेशी लोग बहुत आते हैं बड़े बड़े होटल में, और ऋषिकेश में मैं जानता हूँ कई चिकित्सकों को कि विदेशी लोग आते हैं और वो पैकेजेज लेते हैं 3 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का, जितना उनको समय रहता है। तो अगर 3 दिवसीय पर्यटन पैकेज करना है तो पहले दिन, प्रथम दिन सर्वांग अभ्यंग करें पेशेंट का। पेशेंट नहीं करना चाहिए, वो स्वास्थ्य रक्षण के दृष्टिकोण से आए हुए। सर्वांग अभ्यंग, सर्वांग वासवेद और प्रतिमर्शन। द्वितीय दिन सर्वांग अभ्यंग, अवगाह स्वेद और प्रतिमर्शन। तृतीय दिन सर्वांग धारा और प्रतिमर्शन। इस प्रकार की योजना बनाए। प्रातः काल जल्दी उठने को बोले, योगाभ्यास करें, पूजन पाठ कराना चाहिए और ये विधिवत पंचकर्म करना चाहिए। व्यक्ति को पूरे दिन व्यस्त रखना चाहिए। 7 दिवसीय पर्यटन पैकेज में प्रथम दिन सर्वांग अभ्यंग, पश्चात सर्वांग वासवेद और इसके बाद प्रतिमर्शन। द्वितीय दिन सर्वांग अभ्यंग, पश्चात अवगाह स्वेद और प्रतिमर्शन। प्रतिमर्शन हम डेली कराते हैं। तृतीय दिन में सर्वांग अभ्यंग, सर्वांग दुग्ध धारा और प्रतिमर्शन। चतुर्थ दिन में शिरोधारा, उद्वर्तन और प्रतिमर्शन। पंचम दिन में शिरोधारा, उपटन, अभ्यंग और प्रतिमर्शन। षष्ठम दिन में शिरोधारा, षष्टिक 40 श्वेत, प्रतिमर्शन। और सप्तम दिन में 7वें दिन सर्वांग अभ्यंग, सर्वांग वासवेद और प्रतिमर्शन। प्रतिदिन कुछ न कुछ नया व्यक्तियों में करना चाहिए जिससे वो आकर्षित हो और उनको लाभ भी मिले। 15 दिवसीय पर्यटन पैकेज, पहले 2 दिन सर्वांग अभ्यंग, सर्वांग वासवेद और शिरोभ्यंग ही करें। तीसरे दिन सर्वांग अभ्यंग, पश्चात सर्वांग वासवेद और फिर सुकोष जल से लघु वमन करा दें और उसके बाद यूज का सेवन कराएं। चौथे एवं 5वें दिन अभ्यंग, सर्वांग धारा, सर्वांग वासवेद, प्रतिमर्शन और लघु। 6वें और 7वें दिन अभ्यंग, अवगाह स्वेद, प्रतिमर्शन। 8वें और 9वें दिन बाह्य अभ्यंग, षष्टिक 40 स्वेद, अवगाह स्वेद और फिर प्रतिमर्शन। 10वें दिन एरंड तैल या मलतास गूदा से लघु विरेचन कराएं। लघु आहार का सेवन 3 दिन तक कराएं, यूज और कसरत के माध्यम से। 11वें 12वें दिन सर्वांग अभ्यंग, सर्वांग वासवेद, उपटन और नस्य। 13वें दिन निरूह बस्ती और सायं अन्वासन बस्ती। 14वें 15वें दिन बाह्य अभ्यंग, सर्वांग धारा, अवगाह स्वेद,
उपटन और प्रतिमोचन। इस प्रकार से हमको दिन के हिसाब से कौन कौन से पंचकर्म करना है, ये पहले से तैयारी आपको करना चाहिए। 30 दिवसीय पर्यटन पंचकर्म, इसमें प्रथम 7 दिन बाह्य अभ्यंग, अभ्यंग उपरांत व अभ्यंतर स्नेहपान, 1 दिन सर्वांग अभ्यंग, पश्चात सर्वांग वासुदेव, कवर्धक कृष्णा का सेवन, फिर 1 दिन में वमन हो जाएगा, सायंकाल से संसर्जन क्रम, 7 दिन संसर्जन क्रम, लघु आहार, उपटन, उद्वर्तन और नस्यकर्म, फिर 3 दिन आभ्यंतर स्नेहपान बढ़ी हुई मात्रा में, बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन 3 दिन तक, 3 दिन तक सर्वांग अभ्यंग, सर्वांग वासुदेव विरेचन कर्म करने के लिए। उसके बाद 7 दिन संसर्जन क्रम, साथ में आप शिरोधारा, सर्वांग धारा, विमर्श रस का भी उपयोग करें संसर्जन क्रम के दौरान। और फिर लास्ट का 1 दिन बचता है, उससे आप रक्त मोक्षण आप वेनस सेक्शन से करें, ज्यादा अच्छा है। जलों का उच्चारण का भी प्रयोग कर सकते हैं। कर्मानुसार अपेक्षित समय, तो अगर क्लासिकल दृष्टि से सोचें तो वमन कर्म में 15 दिन, विरेचन कर्म में 18 दिन, और वमन विरेचन दोनों कराएंगे तो 31 दिन में। वस्ती कर्म 30 दिन, 16 दिन और 8 दिन, नस्य कर्म 7 दिन अथवा 21 दिन, रक्त मोक्षण 1 दिन अथवा 7 दिन लगातार हम कर सकते हैं। संपूर्ण पंचकर्म 130 दिन में हो जाता है। ये देख करके पेशेंट डर जाता है, तो आप समझाएं ये तो क्लासिकल मेथड है। अब वमन कर्म में हमने 7 दिन तक आभ्यंतर स्नेहपान करने का उल्लेख किया है, जबकि 4 या 5 दिन में भी सम्यक स्नेह के लक्षण मिल सकते हैं। संसर्जन क्रम 7 दिन का हमने दर्शाया है, लेकिन कभी कभी 4 या 5 दिन में ही संसर्जन क्रम खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से कुल 10 या 11 दिन वमन में लगते हैं। ऐसे विरेचन में भी है। और दूसरी बात, सभी कर्म सबके लिए आवश्यक नहीं है। रोगानुसार हम इन कर्मों का चयन करते हैं। मान लीजिए वमन कराना है तो बोलिए 10-11 दिन में हो जाएगा, विरेचन कराना है तो 10-11 दिन में हो जाएगा, दोनों कराना है तो 22 दिन के अंतर्गत हो जाएगा। तो पेशेंट को अच्छी तरह काउंसलिंग करें ताकि वो पेशेंट आपके साथ तैयार हो जाए। आकस्मिक चिकित्सा हेतु पंचकर्म, मूर्छा की अवस्था हो जाए तो नौसादर और चूना दोनों मिला करके सुंघाना चाहिए। महापन्नस औपीड़नस कटहल से या प्याज के रस से, और औपीड़न रस देना चाहिए सिगुरबीज, अपामार और विटंग मचा के द्वारा। इसके द्वारा औपीड़न रस देना, इससे मूर्छा की अवस्था खत्म हो जाती है। सरसों तेल से अभ्यंग करें। रक्तस्राव, अगर ऊर्ध्वक रक्तस्राव हो तो औपीड़न रस, दूर्वा सुरस, अंगूर या अनार के रस से, चमेली पत्र के सुरस से, शीतल जलधारा से, शुद्ध घृत का नस और जात्यादि घृत तैल का नस लेना चाहिए। यदि अधोग रक्तपित्त है, आधा प्रदेश में गुद प्रदेश से रक्तस्राव हो रहा है तो पिच्छावस्ती, फिटकरी युक्त जल से प्रक्षालन, अवगाह से चांगिरी घृत और जात्यादि घृत का जूस लगाएं। विषपान की अवस्था में स्नेहपान, सुखोष जल और सैंधव सरसों मिला करके वमन करा दे। शीतल उपचार जैसे सर्वांग धारा अथवा अवगाह श्वेत। मद्यपान किया हो सुखोष जल पिलाएं, अष्टांग लवण मिलाकर वमन करा दें। एका श्वास का पेशेंट हो, अत्यधिक वेग आ रहे हो, प्याज या लहसुन सरस से औपीड़न रस दीजिए उनकी मात्रा में दोनों नासा में। सैंधव युक्त तैल से वक्ष प्रदेश में अभ्यंग करें, उसके पश्चात नाड़ी या पत्र पर मिश्रित करें, जिससे कफ पिघल जाएगा, रोगी को कष्ट हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा सोमलता फांड में बार बार सेवन इसको करना चाहिए। सोमलता फांड। सर्प एवं बिच्छू दंश की अवस्था में रक्त मोक्षण, स्फटिका चूर्ण से व्रण बंधन, घृतपान और शीतल उपचार करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक शॉक लग जाए तो घृतपान, घृत से अनुवासन वस्ती, अणुतैल एवं वचा तैल से नस्यकर्म कराएं, सर्वांग अभ्यंग, पश्चात शिरोधारा कराएं। अग्निदग्ध में कच्चे आलू का लेप, ग्वार पाठक गूड़ा का लेप, धारा और चमेली गुलाब जल से लेपन करें। इससे अग्नि का जो दाह है, जलन होती है, वो भी शांत हो जाती है।
लू लग जाए तो शीतल जल से सर्वांग धारा, गेंदे के पत्तों को पीस कर लेप लगावे सिर में, और प्यास सूरज से नक्श देवे 4-4 बूंद दिन में 2 बार। जल में डूबने पर व्यक्ति को उल्टा लटकाकर नासा मार्ग से जल निष्कासन करवाएं। हथेली तलवों पर सरसों तेल का अभ्यंग करें। सर्वांग वाष्पेत मूर्छित होने पर नवसागर चूर्ण को सुखाना चाहिए। हृदय घात हो तो आंखों के किनारे तथा नाक के पास अंगूठे तथा तर्जनी से अभ्यंग करें। वक्ष प्रदेश में दबाकर अभ्यंग और हृदय बस्ती और कृत्रिम श्वास लेने का प्रयास करें। अक्षिदाह में गुलाब जल से अक्षी बस्ती, घृतपान, चंदनारी तैल से अभ्यंग। तीव्र सुराशूल हो तो गोघृत से नस्यकर्म, केशर और शक्कर दूध में पीस कर ये 4-4 बूंद की मात्रा में देना चाहिए। इससे सिराशूल तत्काल नष्ट हो जाता है। इसके अलावा सूत शिखर या सिराशूल बजड़ी रस से अपन रस देने से भी सिराशूल तत्काल ठीक होता है। विबंध हो तो रसमूल को 300 ml, एरन तेल 40 ml, सैनो 10 ग्राम विधिपूर्वक से तैयार करके निरूपी देवे, उसमें एरन तेल 40 मिलीलीटर भी मिलाएं। इसके अलावा ग्लिसरीन सपोजिटरी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। गला अवरोध, तफलाक से कवल गंडूस का धारण करें। हल्दी चूर्ण को घोलकर कवल एवं गंडूस करें। मुखपाक की अवस्था में चमेली पत्र के क्वाथ का कवल धारण कराएं। गंडूस जात्यादि तैल का गंडूस कराएं और कवल कराएं। उदरशूल हो तो निरूपस्थी, हिंग मिश्रित जल का लेप और कर्म थैली से उदर प्रदेश में सेक करना चाहिए। अधिक छींक आने पर कठफल से धमापन नस्य पश्चात शुद्ध से नस्य क्षीरोधारा क्षीरोदर्पण करना चाहिए। आर्षजन्य वेदना में आर्ष में बहुत ज्यादा वेदना होती है। अरिवत प्राणिनो मांस कील का अभिसंधियत, ऐसी अवस्था में फिटकरी उष्ण जल से अवगाह करें और अनुलोमन चिकित्सा इसमें करनी चाहिए। अक्षिशोथ हो गया हो तो सहजन के पत्ते का सुरस से आश्चोतन करें। शीतल धारा डालें। गुलाब जल का प्रक्षालन करें, गुलाब जल से प्रक्षालन करें। नासावरोध हो तो यूकेलिप्टस पत्र, उससे वाष्प का सेवन करें। यूकेलिप्टस पत्र, इससे डायलेटेशन हो जाता है, पेशेंट को आराम मिलता है। रोगानुसार पंचकर्म, ओबेसिटी में हम क्या क्या पंचकर्म कर सकते हैं? आभ्यंतर स्नेहपान, सर्वांग वाष्पेत, विरेचन कर्म, संसर्जन कर्म, कर्मवस्ती, लेखन वस्ती तथा सैन्धवादि तैल की अनुवासन वस्ती, रूप श्वेत, उत्पर्तन नित्य और सर्वांग वाष्प से। आम बात में आम पाचन हेतु पंचकल चूर्ण, आभ्यंतर स्नेहपान मूर्छित तिल तैल से, अभ्यंगोपरांत सर्वांग वाष्पेत, विरेचन कर्म एवं संसर्जन कर्म, रूप श्वेत, उत्वर्तन पत्र पिंड श्वेत, बालुका श्वेत, पंचकोल क्षारवस्ती, मारु तैल वस्ती, क्षारवस्ती तथा सैन्धवादि तैल से अनुवासन वस्ती। संधिवात, ऑस्टियोआर्थराइटिस में वाह स्नेहाभ्यंग, नाड़ी श्वेत, पत्रपिंड श्वेत, जानुवस्ती, जानुधारा, अनुवासन वस्ती, मात्रावस्ती और मृदु विरेचन का प्रयोग संधिवात में करना चाहिए। पक्षवात में आम पाचन, आभ्यंतर स्नेहपान, सर्वांग वाष्पेत, विरेचन संसर्जन क्रम, सर्वांग अभ्यंग, वाष्पेत, तष्टिकशाली श्वेत, सर्वांग धारा, क्षीरोधारा, अवगाह श्वेत और उत्वर्तन, ये सब चिकित्सा पक्षाघात में या पैरालिसिस में करना चाहिए। स्नेह नस्य, औपीड़न नस्य और क्षीरोदर्पण, क्योंकि अर्धे नामनम मूर्धम तैलम तर्पणम में होता है। नाड़ी शोधो उपनास्य आप्यानुपस्थिता, ये अर्धित का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि पक्षाघात में ये लागू होता है। अर्धित फेशियल पैरालिसिस, इसमें बाह्य अभ्यंग शिरा प्रदेश में, फिर नाड़ी श्वेत, पिंड श्वेत, स्नेह नस्य 3 दिन, 2 दिन और तीसरे दिन औपीड़न नस्य, शिरोधारा और शिरोवस्ती, मृदु विरेचन, गर्भसी सियाटिका, इसमें आप आम पाचन कराने के पश्चात आभ्यंतर स्नेहपान, सर्वांग वाष्पेत, विरेचन कर्म, संसर्जन कर्म, उसके बाद अनुवासन वस्ती, कटिवस्ती, पत्रपिंड श्वेत, नाड़ी श्वेत, उत्वर्तन, बाह्य अभ्यंग और सर्वांग वाष्प श्वेत और रक्त मोक्षण, ये चिकित्सा गृहस्थी की। अंतराम खंडराम गुल्फम श्रावस्ती अग्निकर्म।
श्री सुप्रीमजीत कल्याण कृष्ण क्रमश ब्रह्म के रस्तमा। इसमें आम पाचन करने के पश्चात आभ्यंतर स्नेहपान और लगातार सुकोष जल का सेवन कराएं। वक्ष प्रदेश एवं सर्वांग में वाष्पेद करें। वमन और वमन के बाद संसर्जन करें। उसके पश्चात 3 दिन बढ़ी हुई मात्रा में स्नेहपान आशाघृत या विषादघृत से सर्वांग वाष्पेद के पश्चात 3 दिन तक। उसके बाद विरेचन करें और संसर्जन करें। प्याज और लहसुन के सूरत से नस दे दें 4 से 6 बूंद। इसे तमक श्वास के जो आने वाला वेग वो बिल्कुल नहीं आएगा। यूकेलिप्टस पत्र और वासा पत्र से सर्वांग वाष्पेद करें। श्वासादितम स्निग्धे आदौ स्वदैव पाचयेत आत्म लवण तैलेन नाड़ी शंकरैः तैरस घृता श्लेष्मा श्रोता स्वविलेटे खानि मार्दव मादितो वातानुमता। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। कास आभ्यंतर स्नेहपान सर्वांग एवं नाड़ी श्वेत वमन तथा संसर्जन क्रम 3 दिन आभ्यंतर स्नेहपान सर्वांग वाष्पेद उसका विरेचन क्रम संसर्जन क्रम। लास्ट में नस्य कर्म प्याज और लहसुन से या अर्क तेल से या बचा तेल से नस्य कर्म करने से भी काश में अच्छा फायदा होता है। आद्रे विरूपम शुष्के स्निग्धम वातमिके कासे अन्नपानम कपिले सपित्ते उत्तम। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है काश का। नस्य कर्म जैसा मैंने बताया काश और श्वास में प्याज और लहसुन सरस का मिश्रण देना चाहिए। स्किन डिसीज बहुदोष होता है इसमें। तो बहुदोषासन कोष्ठी बहुसो अनुरक्षा प्राणायाम दोषे हेतु मात्रा हरते वायु हन्याद बलमाशु। आभ्यंतर स्नेहपान सर्वांग वाष्पेद वमन और विरेचन फिर संसर्जन क्रम। चक्रधारा सर्वांग धारा अवगाह स्वेद नस्य कर्म विभिन्न प्रकार के लेप रक्तमोक्षण जलौकाचरण प्रक्षान एवं शराबी। सर्वांगत स्किन डिसीज है तो उसमें आपको जलौका न लगा करके आपको शराबी करना पड़ेगा। स्थानिक दोष प्रकोपित है तो वहां पर आप प्रक्षान या जलौका लगा सकते हैं। इंसोम्निया अनिद्रा आभ्यंतर स्नेहपान सर्वांग वाष्पेद विरेचन कर्म संसर्जन कर्म शरोधारा मस्तिष्क सर्वांग धारा और अवगाह स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। अम्ल पित्त में आभ्यंतर स्नेहपान सर्वांग वाष्पेद विरेचन कर्म संसर्जन क्रम शीर बस्ती एवं मात्रा बस्ती। मानसिक अवसाद में सर्वांग अभ्यंग सर्वांग वाष्पेद विरेचन क्रम संसर्जन क्रम। उद्वर्तन सर्वांग धारा शिरोधारा ये मानसिक व्याधियों में करना है। मानसिक व्याधियों में अभ्यंग विस्वेदन विरेचन क्रम फिर उद्वर्तन सर्वांग धारा शिरोधारा शिरोबस्ती अनुतैल ब्राह्मी तल से नस्य कर्म। मस्तिष्क और पीछू धारण जरा तर्पण के लिए करना चाहिए। उन्माद और अपस्माद आभ्यंतर स्नेहपान सर्वांग वाष्पेद तीक्ष्ण भ्रमण एवं विरेचन संसर्जन क्रम। कैरावृतानाम हंसोसो मनसाम संप्रभुतम तीक्ष्ण आदो विषक्रिया। अपस्माद में तीक्ष्ण भ्रमण विरेचन करना चाहिए। स्नेहनस एवं औपीड़नस धमापन्नस का प्रयोग करें क्रमशः। और शिर के तर्पण के लिए शिरोधारा शिरोवस्ती मस्तिष्क सर्वांग धारा इसका प्रयोग करें। उन्माद और अपस्माद में दृढ़ प्रतीक्षा है। अनुलोमन चिकित्सा आवश्यकता पड़ने पर विरेचन कर्म स्नेह नस्य अनुतैल से प्रत्येक तीसरे दिन शुद्ध नस करें और पीड़न के माध्यम से या धमापन नस करें। उदावर आभ्यंतर स्नेहपान सर्वांग वाष्पेद विरेचन कर्म संसर्जन कर्म निरूह बस्ती एरण्य मूलादि बस्ती और आवश्यकता पड़ने पर भाषण बस्ती देगा। गृहिणी रोग में पंचकोल क्वार्ट्ज का सेवन कराएं। आम पाचन हेतु लघु वमन आवश्यकता पड़ने पर दोषादि का नाम वमनम फिर इसका विरेचन कराएं और फिर निरूह और अनुवासन भी देना है। निरूह के रूप में पंचकोल क्वार्ट्ज 300 ml सैंधव 10 ग्राम शहद 20 ग्राम इसे निरूह बस्ती दें। आवश्यकता पड़े तो शाम को आप अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं। और
पर्पटी कल्प के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया था। 20 दिन का पर्पटी कल्प है या 30 दिन का पर्पटी कल्प है, इनका भी प्रयोग करें तो ग्रेडी में या IBS में बहुत अच्छी तरह से आप पेशेंट को लाभान्वित कर सकते हैं। इसमें आभ्यंतर स्नेहपान, सर्वांग वास, विरेचन क्रम, संसर्जन क्रम, पंचकुल क्षारवस्ती, अवगाह, उद्घाटन, रक्त मोक्षण, प्रच्छान, जलौकाचारण, श्राव्य, वाह लेपाभ्यंग सेकोपनाहि वात सोजम, विरेक स्थापन स्नेह पाने ही गंभीरम आचरित, द्वयोः मुंचेद सृक् सुचलाम जलौक्षाः, तेसाद देशम ब्रजे श्रावम श्रावी प्रचलेवा, अंगज्ञानोचन श्राव्य रूठे बातों पर, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। बात हमेशा हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से चलेंगे तो निश्चित रूप से आप पेशेंट को अच्छा लाभ दे सकते हैं। इस तरीके से नए नए ढंग से हम पंचकर्म का प्रयोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज हमने चर्चा की। आशा है आप इसको पसंद करेंगे और इसको अपने प्रैक्टिस लाइफ में भी लाएं। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के दृष्टिकोण से जरूर आप पंचकर्म का प्रयोग करें, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप कोई अगर आपके कोई प्रश्न है, गरिमा गुप्ता जी, प्रियंका राजपूत जी, सुनीता जी, उषा दवानी जी, रजनी शर्मा जी, तो अपना हैंड रेज करिए, मैं आपका ऑडियो अनम्यूट करता हूं, फिर बाद में मैं फेसबुक के प्रश्न को आपको फेसबुक के प्रश्न बोलूंगा। जी कोई प्रश्न है आपके तो पहले आप पूछ लीजिए। आई थिंक हाँ 2 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, कोई नहीं, मैं आपके पास आता हूँ, मैं जस्ट आपके पास आ रहा हूँ और आप अपने प्रश्न का जी चलिए आप जो है अपने आप को अनम्यूट करके आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए खुद से और आप सवाल पूछिए। 1 मिनट मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप सवाल पूछ सकते हैं। जी चरण इस पर सर डॉक्टर आप अपना अनम्यूट कर लीजिए सर, आप भी म्यूट हो गए। जी हेलो सर आवाज नहीं आ रही है। जी आइए पूछिए। अच्छा चरण सर डॉक्टर गरिमा बोल रही हूँ। हाँ गरिमा जी बोलिए। सर जो आपने ये बताया ना कि यूकेलिप्टस और या फिर बासा के पत्तों से जो है वो कर सकते हैं, तो सर क्या जो हम ये करवा रहे हैं आजकल जो धूमपान नहीं होता है सर, तो धूम बढ़ती बनती है, तो सर अगर हमें बासा के पत्ते ना मिले तो क्या हम यूकेलिप्टस के पत्ते से बना सकते हैं क्या सर धूम बढ़ती? बना सकते हैं। अच्छा और वैसे भी नहीं तो आपको जो कंटकारी है, अजवाइन है ना, ये बड़े आसानी से मिल जाएंगे, इनके द्वारा बना लीजिए तो बड़ी आसानी से होती है। धूमपान की श्रेष्ठ है। और सर, जो मैंने आपने वासा बताया ना, ये वाष्प शोध के लिए है। अच्छा तो सर कंटकारी अजवाइन इसके साथ में सर हल्दी और त्रिकटु भी डाल सकते हैं किसमें? सर यही जो धूम बढ़ती बनाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें हल्दी त्रिकटु और ये अपना अजवाइन है ना, मेथी है, ये सब खा सकते हैं। वैसे धूम के लिए अलग अलग बढ़ती बनाने का है, स्नेह के लिए अलग है, विरेचन के लिए अलग है ना, और प्रायोगिक के लिए अलग अलग है, तो वो देख के आप बनाइए बढ़ती। सर अगर किसी को जैसे कफ है, श्वास कास है, तो श्वास कास के लिए मैंने बताया ना कि जैसे जिसमें जैसे कफ ज्यादा बन रहा है तो उसमें त्रिकटु, हल्दी, अजवाइन और कंटकारी और यूकेलिप्टस सब कुछ मिला के बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते जी सर एक क्वेश्चन होगा। जी सर एक क्वेश्चन और पूछना है, जो आपने सर पंचकोल का वो बताया ना कि उसमें बस्ती देते हैं वात रक्त वाले में, पंचकोल वाली, तो सर जो पंचकोल का काढ़ा बनाएंगे तो हमें उसमें पंचकोल कितना चूर्ण डालना होगा? पंचकोल कम से कम 100 ग्राम 100 ग्राम डालना और इसमें 1200 ml पानी डाल दीजिए, 300 ml शेष बचाइए। 300 ml शेष बचे? हाँ 300 ml में फिर एरन तेल आप 50 ml डाल दीजिए, सैंधव नमक और यवक क्षार 10 ग्राम और सैंधवारी तेल 50 ग्राम। जी सर इसमें आपने एक और बताया है पंचकोल क्षीर तिक्त बस्ती, तो सर ये दूध में पंचकोल चूर्ण डाल के बना लें तो इसमें क्षार बस्ती वो गलत टाइप हो गया होगा। नहीं सर ये
हाँ सर, ये तो मैं समझ गई। ये जो आपने अभी बताया था ये तो निरू है, लेकिन निरू के नीचे ही जो आपने अभी नोट्स दिए थे उसमें ये लिखा हुआ था कि जो है वो क्षीर बस्ती, पंचकोल क्षीर बस्ती। तो उसमें सर हमें दूध में कितना डालना है पंचकोल? नहीं, पंचकोल क्षीरवस्ती ने लिखा है तो गलत लिखा है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं लिखा है। अच्छा, तो हो सकता है मैंने लिखा हाँ, नहीं, पढ़ने में पंचकोल से कंफ्यूजन हो क्षीरवस्ती गई। नहीं बनाते हैं। क्षीरवस्ती हमेशा शतावरी है, मुलैठी है ना, अच्छा, ऐसे जो पित्तनाशक द्रव्य हैं उनसे क्षीर बनाते हैं। खास तौर अच्छा। से ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए या पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर के लिए, अम्ल पित्त के लिए, ठीक है। जी, जी, तो जी। क्षीरवस्ती अलग है। पंचकोल तो गलत, या आपने गलत देख लिया या मैंने ये गलत। हाँ, हाँ, हो सकता है सर, मैंने लिखा नहीं ना, तो मैंने देखा तो मैंने सोचा नहीं नहीं पूछ लूँ। नहीं, अच्छा, अच्छा। क्योंकि अच्छा सर। पंचकोल उष्ण है ना। जी, जी, हाँ, उष्ण है तो इसीलिए तो मैं सोच रही थी कि फिर इसमें कैसे दिया जाएगा, नहीं नहीं इसीलिए मैंने स्पेशली पूछा, क्योंकि इसमें तो हमें जो है वो शीत चिकित्सा करनी है ना, और बिल्कुल बिल्कुल पंचकोल गरम है क्योंकि आम गलत है। पाचन करेगा। बिल्कुल। हाँ, तो वही मैं सोच भी रही थी ऐसा कैसे है, तभी मैंने पूछा। ठीक है चलिए सर, very good। थैंक यू सर, नमस्कार। जी, और के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप सीधे अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर, डॉक्टर नमस्कार। सुनीता। कौन सर आपने लिखा है जीन प्रतिशय के लिए अणु तेल से नस्य देना, लेकिन मेरे 2 पेशेंट है सर, उन्हें ना एलर्जी है अणु तेल से। तो जिनको अणु तेल से एलर्जी हो तो उसमें हम कौन सा तेल यूज कर आप सकते हैं? तिल तेल ले लीजिए, जी, बचा तेल ले लीजिए। जी, बचा तेल है, सरबिंदु तेल है। जी, जी। षडबिंदु वैसे सबसे उन्हें सूट करता है, तो पंचेंद्रिय षडबिंदु मूलबिंदु। से। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 जी, दिन जी, जी। सरबिंदु डालिए, तीसरे दिन औपीड़नस डालिए। जी, जी, जी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके, नमस्कार। नमस्कार सर। जी, अगला प्रश्न पूछिए। सर आपको नमस्कार, रजनीश शर्मा। हाँ, शर्मा जी बोलिए। सर जैसे आपने बोला कि नीरू बस्ती हमें मॉर्निंग टाइम देनी चाहिए, जी, तो अगर पेशेंट मॉर्निंग टाइम ना अवेलेबल हो सके तो शाम को कैसे दे सकते हैं? देखिए, खाली पेट देना ही सिद्धांत है, तो इसलिए प्रातः काल बुलाते हैं, खाली पेट रहता है। मान लो नहीं आ पाता पेशेंट तो 5 और 6 बजे के बीच भी खाली पेट रहेगा, उस समय भी आप निरोध दे सकते हैं। उस समय दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन तो ज्यादा सर करें कि प्रातः काल ही दें। और अनुवासा हमेशा भोजन के बाद देते हैं, हाँ ये भी अनुवास। हमें ध्यान में रखना है। हाँ जी, सर, जो और अभी आपने बताया लहसुन और प्याज का नस्य देना होता है, हाँ, वो नेजल हाइपरट्रॉफी में दे सकते हैं? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्रम से दीजिए। स्नेह नस से दीजिए, और ये क्योंकि रूक्षण है, हाँ जी क्योंकि सर। वहाँ हाइपरट्रॉफी में रूक्षता ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ जी सर। तो 2 दिन स्नेह नस देवे, तीसरे दिन ये देवे औपीड़न। अब फिर ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू लगातार सर। प्याज और लहसुन का नहीं देना है, ये खास तौर से वेग जब आते हैं ना तब श्वास में, हाँ जी वेग सर, की अवस्था में ये बहुत लाभ। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक ये यू। और प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी, सर मुझे वेजाइनल इचिंग का ट्रीटमेंट पूछना है। मेरी एक पेशेंट है सर, वो बता रही है उसे 1 साल से वेजाइनल इचिंग बहुत ज़्यादा है, और जो है उसको हल्के से कीड़े भी आए हैं, 2-3 कीड़े बता रही थी आए हैं। तो सर उसका पूछना है, बता दीजिए कुछ। एक तो साफ सफाई ढंग से नहीं करते होंगे, ये कारण हो सकता है, वो दूर कराएं। हुँ, और साथ साथ में पंच को अपने निम्ब काढ़े से, निम्ब का काढ़ा बना के उससे स्थानिक प्रक्षालन करें, और स्थानिक प्रक्षालन करने के पश्चात दाल मोगरा तेल को लगाएं। और इसके अलावा चलिए, पंचनिम्ब बटी आरोग्यवर्धनी 2 गोली दिन में 2 बार, गंधक बटी 2 गोली सुबह शाम को, ये नित्य प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। तो बस यही आरोग्य साफ वर सफाई का सर ध्यान। आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। आरोग्य वर्धनी वटी है, और सर क्या-क्या बताया है? पंचनिम्ब बटी, पंचनिम वटी, हाँ, ये ओके। बहुत ही उपयोगी है। ये पंचनिम्ब चूर्ण भी आता है कालेड़ा का, काल कालेड़ा का। हाँ, है सर, हमारे हाँ, पास पंचनिम चूर्ण है। इसका सेवन कराइए, और हुँ, आरोग्यवर्धनी निरंतर दीजिए, और डायूरेटिक चीजें दीजिए, जिससे जलन न हो, पेशाब अच्छी होती जाए, वो जी, इन्फेक्शन अंदर न जाने पाए। तो जी। उसके लिए मैंने बताया था आपको यवक्षार और हुँ, मिश्री, मिश्री। सर इसमें यवक्षार दोनों बराबर मात्रा में बराबर लेने हैं? बराबर मात्रा, अच्छा, आधा अच्छा। आधा चम्मच, पौन चम्मच, 2 दिन में 3-4 बार दीजिए। जी, इससे जी। जलन और जो खुजली हो वो भी कम होगी। और साथ हुँ, साथ में अल्टीप्लेक्स एक तरह की आती क्या है, आती है कैप्सूल सर? है अल्टीप्लेक्स। अल्टीमैक्स, जी, जी। अल्टीप्लेक्स, अच्छा सर, इसका अल्टीप्लेक्स। लोशन भी आता है अल्टीप्लेक्स।
जी जी। तो ये भी बड़ा फायदा करता है। कहीं ना कहीं एलर्जी की वजह से होता है जो पेशेंट को, और किस वजह से हो रहा है, कपड़े अच्छे ढंग से लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान रखिए। हाँ सर, हमने उसे त्रिफला का धावन दिया है, तो उसको वो बता रही थी कोई रिलीफ नहीं मिला और भी मेडिसिन दी थी। फिर मैंने सोचा कि पूछ के दूंगी, मैंने हो उसे जो जाएगा। है आप अल्टीप्लेक्स कैप्सूल दीजिए, हम्म, दिन में बटी दीजिए, अल्टीप्लेक्स लोशन भी लगाइए इस स्थान में। जी जी। अच्छा। लेकिन साफ करने के बाद नींबू पत्ते से पहले हाँ साफ कर ले, जी जी। अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ फेसबुक के जो है उनको हेलो। उनका नाम ले लेता हूँ। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुक जाइए। मैं जरा फेसबुक पे भी बहुत सारे सवाल हैं, फिर आप पूछ लीजिएगा। सुषमा बोरकर जी, सर ऑस्ट्रोजन इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट बताइए, पूछ रही हैं। ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस, हाँ, ये हो जाता है कई बार ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस, और उसकी वजह से एमसी या तो नहीं होती या कम होती है या ज्यादा मात्रा में होती है। इसके लिए शोधन कराइए, क्योंकि ये जितनी भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसके लिए कोई डायरेक्ट आयुर्वेदिक औषधियां नहीं है। संशोधन कराएंगे, भवन विरेचन कराइए और वस्ती लगाइए। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। और साथ साथ में आप आरोग्यवर्धनी और 2 गोली दिन में 2 बार महामंजिष्ठाधिकार 4 चम्मच पानी भोजन के बाद और शोधन करेंगे तो इससे निश्चित फायदा होगा। और लाक्षणिक चिकित्सा, यदि रक्त ज्यादा निकल रहा हो तो रक्त स्तंभक, मूलबद्ध है, पुराल पुष्टि का सेवन करना पड़ेगा। श्वेत प्रदर जैसा हो तो उसमें उसकी चिकित्सा प्रधानतक लो हो या पुष्यानुक्यूं, तो फिर सिम्टम के आधार पर चिकित्सा आपको करना चाहिए और 3 माह तक की चिकित्सा लगातार देना चाहिए, तब ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की समस्या खत्म होती है। इसके अलावा बहुत सारे सवाल आए। नीलम जी, ये बार आपका लेक्चर लगातार अमेरिका से देखती हैं, ये वहाँ पर सर्जिकल सेंटर में है और ये काफी आपका लेक्चर लगातार देखती हैं क्योंकि इनके समय को सूट करता है। कल भी इनके सवाल का जवाब दिया था आपने। नीलम जी, आपके प्रश्न को मैं रख दूंगा। उससे पहले कि आपने एक सवाल पूछा कि सर फॉर वेट लॉस एग्जाम्पल 30 पॉइंट, हाउ मेनी डेज टोटल पंचकर्मा वी कैन डू? इसके लिए स्थौल के लिए, हाँ, स्थौलिक वजन कम करने के लिए पूछती है। देखिए संभव हो, आप वो विदेश में रहते हैं? हाँ, ये यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। आप यूएसए में है, वहाँ भवन विरेचन तो अलाउड है नहीं। आप मेडिकेटेड उत्पर्तन कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि रात्रि में भोजन न करें, उसकी जगह लौकी या कोई हरी सब्जी का ही सेवन करें सिर्फ, और ज्यादा मेडिसिन न लेकर के मेदोहर्गुल या ओबेनॉल टेबलेट मिल जाती है, इनका सेवन करें और रात्रि में भोजन बंद कर दें। मैं अपना स्वयं उदाहरण दे रहा हूँ नवीन जी, मैंने 2 महीने से रात भोजन करना बंद कर दिया, लौकी ही लेता हूँ और मेरा 10 वजन 2 महीने में कम हो गया विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। तो ये प्रयोग करें ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यूएसए में ये सब पंचकर्म में अलाउड नहीं है। वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन, शिरोधारा ये कर सकते हैं, इससे लाभ होगा। चलिए, अब मैं बहुत सारे सवाल फेसबुक पे उनको नहीं लेता हूँ, आप वो जूम पे जो लोग जुड़े हैं अब वो अपना सवाल करें। जी हेलो। जी, पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है? आ रही है, पक्का आ रही है। सर, मैं डॉक्टर मंजिश सोनोने बात कर रहा हूँ सर, बदलापुर महाराष्ट्र से। अच्छा, प्रणाम सर। नमस्कार। सर, डॉक्टर नवीन सर और उनकी पूरी टीम के लिए, आयुष दर्पण की पूरी टीम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, मैं पिछले ही हफ्ते वैद्य पिंकिन पांड्या सर गुजरात से जो है, उनका Z+ अग्निकर्म देखने के लिए उनको मिला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा सर उनसे मिलके। मेरी उनसे मुलाकात सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ सर, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है या पंचकर्म से संबंधित? हाँ सर, सर मुझे ये पूछना था कि एक पेशेंट है मेरे, 36 ईयर ओल्ड मेल है, उनका IT सेक्टर की हिस्ट्री है, उनको एक्सरे में स्ट्रेट लंबर स्पाइन आया है, तो उसमें अपन क्या पंचकर्म दे सकते हैं सर? लंबोसेक्रल में दर्द होता है? हाँ सर। हाँ, तो लंबोसेक्रल रीजन में आप एक खट्टी बस्ती दीजिए, ओके। सहचर तेल की। हाँ सर। और फॉलोड बाय पत्रपिंड श्वेत,
जी सर। और एरंड मूलादि बस्ती और सहचर बस्ती, इसका काल बस्ती क्रम दे दीजिए। जी सर। इससे बिल्कुल 15-20 दिन में आराम हो जाएगा। और जी साथ सर। साथ में हर श्रृंगार के पत्ते यदि मिल जाएं आपको, ओके। हर श्रृंगार, हर श्रृंगार, हाँ मिलता है सर ये। हर श्रृंगार, हाँ। हर श्रृंगार के 15 पत्ते तोड़ करके और ओके। इसका काढ़ा रोज दीजिए सुबह सुबह खाली पेट में। खाली इससे पेट, बड़ा ओके, लाभ होगा। रसायन काल में। हाँ, 20 दिन में खाली पेट में आप दीजिए, 20 दिन में लाभ हो जाएगा। ओके, यदि ठीक है। कोई डिसलोकेशन नहीं हुआ है तो। सर उनको मैंने 7 दिन संसर्जन क्रम दिया है, फिर दीपन पाचन नहीं और तो संसर्जन क्रम क्यों दिया? विरेचन कराया क्या? विरेचन नहीं किया था सर, पहले संसर्जन क्रम तो से शुरू। दीपन पाचन के लिए दिया होगा आपने। हाँ, दीपन पाचन किया था सर। तो संसर्जन क्रम मत बोलिए, दीपन पाचन। ओके, सॉरी सर। दीपन पाचन और बाह्य स्नेहन करने के बाद पत्रपिंड पुटली सुई दिया था सर। ठीक है, कटिबस्ती और लगाइए, कटिबस्ती के बाद पत्रपिंड सुई दीजिए। यस सर। ओके। तो उससे क्या होगा, कटिबस्ती लगाने से हाँ स्नेहता सर। ज्यादा बढ़ जाती है, और जब पत्रपिंड खोलेंगे तो उसमें जो स्ट्राइल बढ़ जाते हैं ना हाँ। वो उससे ठीक होते हैं। ओके सर। ठीक है ना? सर पत्रपिंड पोटली स्वेडने में 10 मूल का काढ़ा, अर्क पत्र और एरंड के पत्ता यूज करता हूँ, तो सही है ना सर? एरंड पत्र, निर्गुंडी, निर्गुंडी। हाँ, एरंड पत्र निर्गुंडी 2 जरूर होना चाहिए। और ओके। फिर अर्क पत्र और डाल लीजिए, 3 पत्ते सफिशिएंट। ओके। और ओके। इसको अच्छी तरह भूंजिए। जो तेल उपयोग कर रहे हैं, है ना, ये- ओके उसमें सर। मेथी है, लहसुन है, जीरा डाल करके और ओके। छोंक दीजिए। और जब लूटी यस। बनने लगे, जैसे जी हम सर। पालक खाने के लिए बनाते हैं वैसा, हम्म, और फिर उसकी पोटली बना के सेक। ओके। बाकी आप सर की क्लिनिकल पंचकर्म की किताब है, वो विनोद बैरागी जी हैं उज्जैन में, उनका मैं नंबर रिपीट करता हूँ, यस सर। 9942509284। आप क्लिनिकल पंचकर्म की किताब मंगा सकते हैं। उस किताब में आपको पंचकर्म सर की सारे जो है डिटेल आपको उसमें मिलेगा। क्योंकि 1 घंटा हो गया, सर की उम्र को देखते हुए बहुत सारे प्रश्न है सर, अब नहीं लेंगे क्योंकि ये आपने बहुत लंबा लेक्चर दिया है और चलिए, इतना समय बोलना भी ठीक नहीं है। आप लोग जो है वो अपने प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न रखें। हम कल क्या पढ़ाएंगे सर, आप बता दीजिए तो हम। कल हम सोचते हैं कि जो पंचकर्म के प्रैक्टिशनर है वो ब्रोशर कैसे बनाए। प्रचारित करने के लिए जब पेशेंट आता है तो एक ब्रोशर जरूर होना चाहिए, और सामने यानी टीवी में पंचकर्म की प्रक्रियाओं का प्रदर्शन होना चाहिए। तो उसके संदर्भ में, ब्रोशर बनाने के संदर्भ में पंचकर्म। पंचकर्म की मार्केटिंग कैसे की जाए, प्रचार हाँ प्रसार हाँ कैसे किया जाए, ये कल का लेक्चर होगा। आप लोग चूंकि लगातार बहुत अच्छा पसंद हो रहा है, वो जो गाइडलाइन का पंचकर्मा सेंटर वाला जो लेक्चर था यूट्यूब पर, वो बहुत हिट हुआ है, काफी लोग देख रहे हैं उसको, और ये चिकित्सक जो है, और वो वाला लेक्चर वैसे काफी हिट हुआ है, काफी मैंने देखा है, काफी लोगों जैसे ने। अगर कोई 10 लोग भी तैयार हो जाएं इस प्रकार बनाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के लिए इतना ही। आप लोगों के जितने प्रश्न रह गए हम प्रयास करेंगे कल उसको शामिल कर लें। आप लोग देखते रहिए आयुष दर्पण के इसी समय पर 4 बजे आप लोग आते रहिए और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर। चलिए, नमस्कार।